हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज वाका में, क्योंकि ज्ञान ही वरदान है। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की शान इसरो के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में इसरो में सैटेलाइट बनाने में और अंतरिक्ष में ले जाने के लिए मशहूर है। इसरो न केवल अपने देश की सैटेलाइट बल्कि अन्य देशों की सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में लेकर जाता है। केवल इंडिया का इसरो ही इकलौता संगठन है जो गरीब देशों की सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में लेकर जाता है, या फिर ऐसे देश जिनका खुद का स्पेस फाउंडेशन ना हो। स्पेस फाउंडेशन वो जगह होती है जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। इसरो न केवल बेहतरीन सैटेलाइट बनाता है बल्कि कम दाम में एक बड़े सैटेलाइट बनाकर देता है, जिसके लिए पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। इसरो ने कुछ ऐसे बेहतरीन काम करके दिखाया है जो देखकर पूरी दुनिया अचंभित रह गई है। आज भले ही इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष की खोज में अमेरिका की नासा से पीछे हो, लेकिन जिस रफ्तार से इसरो काम कर रहा है उसे देखकर नासा भी कहीं ना कहीं समझ गया है कि भविष्य में इसरो का बहुत बड़ा नाम होगा। आइए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते और जानते हैं कि इसरो का निर्माण कैसे हुआ था। बात 15 अगस्त 1969 की है, जब इसरो की नींव रखी गई थी। उस समय इसरो के हेड थे इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। इसरो का सबसे अहम उद्देश्य था कि देश की प्रगति के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की जितनी हो सके उतनी खोज की जाए, और ये कदम देश के लिए काफी अच्छा भी साबित हुआ है। आपके मन में सवाल होगा कि अंतरिक्ष खोज से देश का क्या फायदा हुआ, तो ये देखिए। इसरो के सैटेलाइट के द्वारा टेलीकम्युनिकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, मिलिट्री, एकेडमिक, टेलीमेडिसिन, बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम और कार्टोग्राफी जैसे अहम क्षेत्रों में काम किया जाता है। इसके अलावा इसरो अन्य ग्रहों पर अपने स्पेस ऑपरेशन करता है, जैसे इसरो ने मंगल ग्रह और चंद्रमा पर अपने ऑर्बिटर भेजे थे। इसके अलावा और कई कामों को अंजाम देने की तैयारियों में इसरो लगा हुआ है। बहुत जल्द इसरो चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो का 2020 का बजट था 1.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर, जो पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। और सबसे ज्यादा बजट था नासा का, जिनका 2020 का एनुअल बजट था 22.629 बिलियन डॉलर, जो लगभग इसरो के 12 गुना ज्यादा है। और इसरो ने अभी तक 110 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेज दिया है। 110 सैटेलाइट केवल इंडिया की है। इसके अलावा अन्य कई देशों की सैटेलाइट भी इसरो ने अंतरिक्ष में भेजी है। किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक स्पेस फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। तो पहले थोड़ा स्पेस फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में 2 स्पेस फाउंडेशन है जो पूरी तरह से एक्टिव है। इसका नाम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन TRL, जो केरला के तिरुवनंतपुरम में मौजूद है, और दूसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की जाती है। अब देखते हैं इसरो के सबसे अहम प्रोग्राम जिनको पूरे विश्व में सराहना मिली। सबसे पहले आता है SRE-1 यानी स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, जो 10 जनवरी 2007 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का काम था कि अपनी ऑर्बिटिंग प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना। ऑर्बिटिंग प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है ऑर्बिटिंग यानी किसी जगह का चक्कर लगाना, और प्लेटफॉर्म मतलब जो व्हीकल इन ग्रहों का चक्कर लगा रहा हो, जैसे कि कोई सैटेलाइट। इसमें कई तरह के सेंसर लगे होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड और रिसीव करते हैं। और SRE-1 का काम था माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में कई सारे एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना। माइक्रोग्रेविटी कंडीशन वो स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति वेटलेस फील करता हो, जैसे उसका कोई वजन ही ना हो और वो ग्राउंड के ऊपर उड़ता हो। ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद इस सैटेलाइट को डिऑर्बिट कर लिया गया और रिकवर भी कर लिया गया। डिऑर्बिट मतलब अब सैटेलाइट किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगाएगा, और रिकवरी मतलब सैटेलाइट को जहाँ उतारना था एग्जैक्ट वही लोकेशन पर उतारा गया। अगर कोई सैटेलाइट सही तरह से डिऑर्बिट ना हुई हो तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। इस प्रोग्राम से गाइडेंस, कंट्रोल, नेविगेशन, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट तथा अन्य कई सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली। SRE-1 स्पेसक्राफ्ट को PSLV-7 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला है इनसेट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसमें इसरो द्वारा कई सारे मल्टीपर्पज यानी एक से ज्यादा काम करने वाले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट जो केवल पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, वो भी पृथ्वी के रोटेशन के अनुसार यानी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इन सैटेलाइट का अहम काम था टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी तथा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में योगदान देना। इनसेट 1B को अगस्त 1983 में लॉन्च किया गया। इससे पहले इनसेट 1A को अप्रैल 1982 में लॉन्च किया गया था, परंतु वो सैटेलाइट को जो मिशन को अंजाम देना था वो पूरा ना हो सका। इनसेट पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा डोमेस्टिक यानी घरेलू कम्युनिकेशन सिस्टम है। इंडो पैसिफिक में इंडो यानी हिंद महासागर और पैसिफिक में प्रशांत महासागर के हिस्से के कुछ पार्ट को मिलाकर जो रीजन बनता है उसे इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। ये जो इनसेट सैटेलाइट होते हैं वो कई तरह के ट्रांसपोर्टर प्रदान करते हैं, वो भी अलग अलग बैंड में, जैसे C, S, एक्सटेंडेड C और K। इस सैटेलाइट से पूरे भारत में टीवी और फोन्स की जरूरतें पूरी होती है। ट्रांसपोर्टर एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिन्हें जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है वैसे ही वो कोई दूसरा सिग्नल भेजते हैं। जैसे कोई ग्राउंड से सिग्नल आ रहा होगा, ट्रांसपोर्टर इस सिग्नल को कैप्चर करेगा, उस सिग्नल को बड़ा करेगा यानी एम्पलीफाई करेगा, कोई दूसरी जगह भेजेगा जहाँ रिसीवर लगा होगा। उदाहरण के लिए जैसे मुंबई में कोई लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है तो इसका ऑडियो वीडियो सिग्नल ट्रांसपोर्टर रिसीव करेगा, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस सिग्नल को भेजना होगा वहाँ ट्रांसपोर्टर ये सिग्नल को भेजेगा। ये सब काम और अन्य सारे काम को इनसेट अंजाम देता है। अगला मिशन है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV। देखो, नासा का एनुअल बजट जितना होता है उससे कई गुना कम इसरो का बजट होता है, तो इसरो पर एक दबाव होता है कि वो कम पैसों में एक बढ़िया काम करके दिखाए, और इसरो ऐसा करता भी आ रहा है। अब देखो, सभी सैटेलाइट को ऑर्बिट में लेकर जाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, और उस व्हीकल को बनाने में करोड़ों का खर्चा आता है।
तो वैज्ञानिकों ने सोचा कुछ न ऐसा व्हीकल बनाया जाए जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़कर पुनः धरती पर आए और हम उस व्हीकल को पुनः यूज करके सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजे। इसरो ने यही कारनामा 30 मई 2016 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से करके दिखाया। इसरो ने यहाँ से RLV-TD लॉन्च किया। RLV का डिजाइन लॉन्च व्हीकल और एयरक्राफ्ट के मेल जोल यानी कॉम्बिनेशन में बना होता है, लेकिन अभी तक RLV एक प्रोटोटाइप ही है। प्रोटोटाइप मतलब ये डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए इसका एडवांस वर्जन बनाया जाएगा। अगला नंबर आता है दिनांक 10 जुलाई 2015 का, जब इसरो ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जब उन्होंने 1440 किलो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-28 को लॉन्च किया और एक कमर्शियल मिशन था। इस स्पेसक्राफ्ट में यूनाइटेड किंगडम की पास रेट थी जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई थी, और इस स्पेसक्राफ्ट ने केवल 19 मिनट 22 सेकंड में 643 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। जो पास सैटेलाइट PSLV C-28 लेकर जा रहा था उसका नाम था DMC-31, DMC-32, DMC-33, CBN-D1 और D-Orbitis AR। इस सब सैटेलाइट को सॉलिड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी SSTL ने बनाया था। ये मिशन इसरो और एंटिस कॉर्पोरेशन ने मिलकर किया था। अगला है इसरो के लिए सबसे अहम मिशन आर्यभट्टा। आर्यभट्टा सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च की गई सबसे पहली सैटेलाइट थी। आर्यभट्टा के सम्मान में सैटेलाइट का नाम आर्यभट्टा रखा गया था। आर्यभट्टा दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर माने जाते हैं। आर्यभट्टा ने शून्य का आविष्कार किया था और पाई के की खोज की थी जो अप्रोक्स 3.14 है। किसी बड़े काम का अंजाम उसकी शुरुआत से आके जाती है, इसलिए इसरो के लिए आर्यभट्टा सैटेलाइट काफी मायने रखती थी। इस सैटेलाइट को रशियन रॉकेट कॉस्मोस 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट 70 वर्षों तक अंतरिक्ष में रही और 10 फरवरी 1992 में पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आ गई। लेकिन इस सैटेलाइट से इसरो का कम्युनिकेशन मार्च 1981 में टूट गया था। उस दौर में इंडिया और उस समय के रशिया यानी USSR यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बीच एक समझौता हुआ था कि इंडिया चाहे जितनी सैटेलाइट हमारे धरती से लॉन्च करे, लेकिन उसके बदले में हमें यानी रशिया को भारत के बंदरगाह जहाजों पर नजर रखने के लिए चाहिए। इसके साथ ही हमें लॉन्चिंग वेसल भी चाहिए। आर्यभट्टा सैटेलाइट पूरी तरीके से इंडिया में बनी थी और लॉन्च करने के लिए रशिया की मदद ली गई थी। इस सैटेलाइट का काम था साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना। इसके बाद आता है भारत का पहला मून मिशन यानी चंद्रयान 1। इस मिशन ने दुनिया को ये बताया कि इंडिया भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में किसी बड़े देश से कम नहीं है। ये मिशन अक्टूबर 2008 को अंजाम दिया गया था और ये चंद्रयान प्रोग्राम के तहत पहला लूनर प्रोब मिशन था। लूनर प्रोब उसे कहा जाता है जो चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इसरो का अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से संपर्क टूट गया था। काफी लोगों का यह कहना था कि चंद्रयान 1 भारत के लिए असफल रहा, लेकिन इस मिशन से पूरी दुनिया को चंद्रमा पर पानी होने की जानकारी मिली, तो इस लिहाज से ये मिशन काफी सफल रहा। इस मिशन का काम था चंद्रमा पर साइंटिफिक जानकारी का पता लगाना, जैसे चंद्रमा पर कौन से मिनरल मौजूद है। इसके अलावा चंद्रमा की जियोलॉजी, जैसे चंद्रमा के आकार कैसा है और वहाँ के वस्तु के बारे में जानना। इसके अलावा टोपोग्राफी के बारे में जानकारी लेना, मतलब चंद्र की सतह की जानकारी इकट्ठा करना। इसरो के इस मिशन को पूरे विश्व में सराहना मिली। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है GSLV MK3 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट माना जाता है जो 4000 किलो तक वजन को अंतरिक्ष की कक्षा में लेकर जा सकता है। इसके साथ ही ये एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष की कक्षा में लेकर जा सकता है। चंद्रमा 2 जो पिछले साल 2019 के जुलाई महीने में लॉन्च किया गया था, उसे इसी व्हीकल से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 इसरो के लिए अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन था। इसके लिए एक शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत थी और GSLV MK3 ने ये काम बखूबी निभाया था। GSLV MK3 एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल वो होता है जो 2000 से 20000 किलो तक वजन को उठा कर ले जा सके। जून 2018 में यूनियन कैबिनेट ने अगले 5 सालों के दरमियान में 10 GSLV MK3 बनाने के लिए $10 मिलियन को अप्रूव कर दिया था। 2021 में जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, उस समय भी GSLV MK3 की मदद ली जाएगी, ऐसा इसरो का कहना है। वर्ष 2021 में ही इसरो गगनयान मिशन करने जा रहा है, जिसमें इंडिया के एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया ऐसा चौथा देश होगा जिसने किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा होगा, अगर ये मिशन सफलतापूर्वक हो जाता है तो। और इस गगनयान मिशन के लिए भी GSLV MK3 की मदद ली जाएगी। फिर आता है 15 फरवरी 2017 का इसरो का बहुत बड़ा मिशन, यानी एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करना। ऐसा पहली बार होने जा रहा था जब कोई देश एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा था। इसरो ने काम सफलतापूर्वक किया और पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इन सैटेलाइट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। इसरो के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान था। जिन 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, उनमें से 101 सैटेलाइट दूसरे देश चुकी थी। इससे साबित होता है कि पूरी दुनिया इसरो की क्षमता जान चुकी है। इस बड़े कीर्तिमान से पहले रशिया का दुनिया भर में रिकॉर्ड था एक साथ 37 सैटेलाइट को लॉन्च करना, लेकिन इंडिया की इसरो ने ये रिकॉर्ड बहुत बड़े मार्जिन से तोड़ दिया है। शुरुआत में इस लॉन्च का समय 27 जनवरी 2017 था, जिसमें 83 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना था, लेकिन इस संख्या को बढ़ाया गया और इसे 15 फरवरी 2017 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसे नेवेक भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है नेविगेशन विद इन इंडियन कॉन्स्टलेशन।
ये सैटेलाइट 7 सैटेलाइट का हिस्सा है जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस सर्विस मुहैया करवाती है इंडिया में। इन सैटेलाइट के द्वारा हमें रियल टाइम पोजिशन मतलब वर्तमान समय की जगह और साथ ही समय की सेवा भी प्रदान करती है। ये सैटेलाइट पूरे भारत के साथ साथ 1500 किलोमीटर एक्स्ट्रा एरिया कवर करती है। निवेक नॉर्मल लोगों के लिए यानी सिविलियंस के लिए स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम सर्विस प्रदान करती है। निवेक कुछ रिस्ट्रिक्टेड सर्विस प्रदान करती है जो केवल मिलिट्री वाले या फिर पुलिस अफसर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सैटेलाइट सिस्टम की जरूरत तब सामने आई जब कारगिल युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर निर्भर था। इंडिया के अलावा अमेरिका, रशिया, यूरोप यूनियन, चाइना और जापान के पास ही अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है। बाकी दूसरे देश इन देश की जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस मिलिट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होती है क्योंकि इससे वे एकदम सटीक निशाना लगा सकते हैं किसी टारगेट को तबाह करने में। सच में इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है इसरो का सबसे बड़ा मिशन मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। इस मिशन के तहत इसरो का मकसद था मंगल ग्रह की परिक्रमा करना। ये मिशन सभी मिशनों में काफी पेचीदा था क्योंकि हम पहली बार मंगल ग्रह की ओर जा रहे थे। पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने का रिकॉर्ड इंडिया ने बना दिया है। इससे पहले कोई देश अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पाया था। अमेरिका, रशिया, यूरोप के बाद इंडिया मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बना। न केवल इसरो ने मिशन अपने पहले प्रयास में हासिल किया बल्कि बहुत कम बजट मात्र 450 करोड़ में मिशन हासिल किया था। इतने में तो इंडिया में फिल्म भी नहीं बन पाती जितने में इसरो ने मंगल ग्रह पर पहुंच कर दिखाया था। आपने 2000 रुपए के नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर देखी होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसरो के लिए मिशन कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। इसके साथ ही पूरे देश के लिए मिशन बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए गुड बाय।